स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत प्रॉपरली और कॉम्प्रहेंसिवली हम कर रहे हैं क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज को इन्होंने 5 किताबों के कलेक्शन में आपके लिए डिवाइड किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से ये 11th एंड 12th मैथमेटिक्स को पूरे प्रॉपर मैनर में आपके लिए कवर करते हैं जेईई एडवांस लेवल तक। हम सारे चैप्टर्स करने वाले हैं, हर एक बुक को करेंगे, सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट्स के एग्जाम्पल्स है, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करेंगे। फाइनली जब सारे कंसेप्ट्स हमारे कवर हो चुके होंगे तो हम एक्सरसाइजेस के हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे जो भी आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आप ये देखेंगे प्रॉपर्ली होते हुए कि चीज़ें आसान हैं अगर उन्हें स्ट्रैटेजिकली और सिस्टमैटिकली किया जाए, और यही एग्जैक्टली हम करने वाले हैं इस प्रिपरेशन के दौरान। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 7th चैप्टर आपका हाइपरबोला चल रहा है, इसमें हम बात कर रहे हैं टेंजेंट्स की। आज बात करेंगे कि अगर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है हाइपरबोला की, लेकिन उस पॉइंट से जो उस हाइपरबोला पर लाई ना कर रहा हो। सेकेंड पॉइंट, उसी पॉइंट से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए। वैसे तो ये दोनों बातें आपने अलग अलग कर्व्स जैसे कि सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी हैं। आई वुड से वही सेम कॉन्टेक्स्ट से ही बातें निकल कर आएंगी आज फिर वापस। अगर आप आज का कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो तो बात बड़ी आसान सी है। मान लो अगर ये आपका एक हाइपरबोला है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, है ना, लेट्स से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बनाई है कुछ इस तरीके से, और अगर उसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं एक और टेंजेंट बना पा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हो कि सर इस टेंजेंट में जो मैंने जिस पॉइंट से इसे बनाया है वो है x1, y1, है ना, और ये टेंजेंट इसे यहाँ और यहाँ कनेक्ट करती है। तो क्या मैं इन लाइंस की इक्वेशंस, इवन इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशंस, इस पर भी बात करेंगे, और इवन ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या? आई थिंक सर बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको पहले वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता देना चाह रहा हूँ कि हम कैसे सोचेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस क्या रहेगी, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करेंगे। मेरा मानना है कि आपको ये बात हमेशा से पता है कि सर अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है, इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है y = mx + c, और ये स्लोप फॉर्म में मैं मान रहा हूं, तो c को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं? आई होप आपको याद है, √a² m² - b² से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम जानते हैं कि ये जो टेंजेंट है, मैं ये जानता हूं कि ये जो टेंजेंट है, ये आपकी जो टेंजेंट है ये x1, y1 से गुजरती है। What I don't know so far is कि मुझे नहीं पता कि अभी इसकी स्लोप क्या है, मुझे ये नहीं पता, राइट, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन what I clearly know so far is कि ये जो टेंजेंट है ये x1, y1 से पास होती है। So what we'll do is मैं यहाँ पर x1 और y1 रख दूंगा। तो जैसे ही हम y1 और x1 रखेंगे तो y1 और mx को मैं उठाकर इधर लाता हूँ, तो हो जाता है mx1 = ±√over a² m² - b²। अब क्या? अब आप समझो बात को, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास जो हाइपरबोला होगा उसमें आपको a पता होगा, b पता होगा, आपको x1 और y1 पता है। यानी जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, अगर इसका और इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो m में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप इसे पाओगे कि ये m में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। आप बस महज क्या करिए, यू स्क्वायर बोथ दी साइड्स। आप समझ पा रहे हो ना? जैसे आपने जैसे इसका स्क्वायर किया तो आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर में टर्म मिलेगी, और यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर किया तो ये प्लस माइनस और अंडर रूट से हमें मुक्ति मिल जाएगी, और m में एक क्वाड्रेटिक हमें मिलेगी। और जैसे ही मुझे m में क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? सर अगर m में क्वाड्रेटिक मिल रही है और उसके दो रूट्स में मान लेता हूं m1 और m2, तो ये जो m1 और m2 आपको मिलेंगे ये यही इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप्स होंगे। और अगर आपको m1 और m2 पता चल गए हैं तो क्या अब आप इसकी टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिख सकते हो? बस यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। मैं अभी तो पहले सिर्फ आपको मैकेनिज्म बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हाइपरबोला को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें कि सर्कल,
एलिप्स और पैराबोला में भी हमने यही बात की है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इन कर्व्स पर, चाहे वो सर्कल हो, एलिप्स हो या पैराबोला हो, अगर उन पर टेंजेंट्स आप प्लॉट कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, आपने उनकी स्लोप फॉर्म में, चाहे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, तीनों की हमने डिस्कस की, आपको याद है ये सारी बातें, उन्हें लिखिए और उन्हें जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो वो पॉइंट वहां पास करके उस इक्वेशन को सॉल्व करिए जिसमें स्लोप फॉर्म में वो लिखी गई है, जहां पे हमारे लिए m एक अननोन वेरिएबल है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो m से आप सॉल्व करके इसके रूट्स निकालेंगे और वही इस एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स की स्लोप्स होंगी। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं पता, क्वेश्चन रादर कंसेप्ट में ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है, मेरा यकीन है ऐसा आप सभी पर या इन सारी बातों पर जो हमने अभी तक सीखी है कि ये बात आपको अच्छे से समझ अब आ रही है। सर ये बात समझ आई, लेकिन आप एक बात का और जवाब दे देते तो अच्छा लगता कि सर अगर 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 ये जो टेंजेंट्स ने इस हाइपरबोला को जहां कनेक्ट किया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट ने इस हाइपरबोला को जहां टच किया, लेट्स कॉल इट P एंड लेट्स कॉल इट Q, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूं लेट्स से R। हाउ डू यू डिफाइन PQ? तो R के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं PQ को डिफाइन करूं तो क्या आप ये बात जानते हैं? आई होप आप सब अच्छे से जानते हैं। PQ इज व्हाट? PQ इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। PQ क्या होगी भाई? PQ के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन हम सब रखते हैं कि PQ क्या होगी? सर PQ होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू R। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू विच कर्व? टू कौन सा कर्व भाई? टू हाइपरबोला। आई थिंक ये बात आप सब जानते हो, और इवन आप ये भी जानते हो कि किसी भी कर्व की किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट से आप उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करिए या रादर टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, उन टेंजेंट्स ने जहां जहां कॉन्टैक्ट किया है उन पॉइंट्स को मिलाइए, तो जो कॉर्ड बनती है उस कॉर्ड की इक्वेशन तो सर हमारे लिए सबसे आसान काम होता है अगर आप सभी जानते हैं तो। आई होप आप ये जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 से आप बहुत आसानी से इस PQ कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल, बहुत विशेष, बहुत टफ टास्क है? आई थिंक ये एक आसान बात है, और अगर ये एक आसान बात है तो ज़रा इन बातों को ही ठीक से समझ लेते हैं। गौर से सुनिएगा, उसने पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस आपको समझाया है, वही मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं, तो गौर से सुनिएगा भाई। एक हाइपरबोला, हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² - a² - b² इज इक्वल टू 1। अब क्या? अब सीधे सीधे सुनते जाइए। हम जानते हैं अगर एक पॉइंट है जो कि इस जोन में लाई करता है, जो कि इस टेरिटरी में लाई करता है, इफ इट हैपेंस टू लाई इन दिस टेरिटरी, है ना, तो वहां से आप इस हाइपरबोला की दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है सर, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक पॉइंट P था, इससे मैंने Q और R। आप ये भी बात याद रखिएगा कि इस पॉइंट P से आप इस तरीके से भी Q और R टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते थे, कोई विशेष बात नहीं थी, है ना। क्या ये बात आप समझ पाए? अब सुनना ध्यान से। अब जब आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो क्या? तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप पता हो तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ y = mx + (a²m² - b²). मुझे पता है कि मैंने किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 से इसे ड्रॉ किया है, तो ये जो x1, y1 है वो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो x और y की जगह हमने x1 और y1 रिस्पेक्टिवली पास किया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया, और जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपकी क्या बन रही है भैया? ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है ना। अब जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो एल्जेब्रिकली बहुत अजीबोगरीब वैल्यूज आएंगी, पर आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप महज बस ये बात याद रखिए कि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि अभी क्योंकि a, b, y1, x1 ये कुछ नंबर्स होंगे तो ये बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो लग सकता है, तो हम इसे यहाँ सॉल्व नहीं करें, हम क्वेश्चंस के थ्रू ये बात करेंगे, ये बात आप जानते हैं। और इसी बात के कंटिन्यूएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो P से आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, जो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, जो आपके कर्व को लेट्स से Q और R पर मिल रही है, तो वो जो QR आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो QR आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, हम जानते हैं उसकी इक्वेशन तो सर और आसान है, आप t = 0 से देते हैं। यही दोनों बातें आज हमने की हैं,
ये बहुत आसान, सुलझी हुई, साधारण सी बातें अब आपको लगनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्कशन हम सर्कल, पैराबोला और एलिप्स में कर चुके हैं। वही एग्जैक्ट डिस्कशन आज वापस हो रहा है। तो मैं आज फिर से एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात को कि चाहे आपका हो सर्कल या हो पैराबोला या फिर आपका हो एलिप्स या फिर आप क्या ले लें सर, हाइपरबोला, इन सारे कर्व्स में अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करता हूं, है ना, मैं किसकी बात करता हूं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो उससे लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा होगा, t इज इक्वल टू 0। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है इस एग्जामिनेशन बॉडी से। वो आपसे उम्मीद करती हैं कि आपको ये बात पता होगी, ये आप जानते होंगे, और उस पर जब वो क्वेश्चन बनाएगा तो आप डायरेक्टली ये यूज करके फटाफट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ये बात याद रखेंगे। चलिए, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब सर एक और बात, एक छोटी सी साधारण सी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर इसी बात में मुझे ये बताओ, मैंने अभी तो M1 और M2 अलग अलग निकाला, जी हाँ, कोई तरीका ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सर M1 और M2, ये जो स्लोप वाली दो लाइंस हैं जो कि टेक्निकली इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई इस कर्व की दो टेंजेंट्स हैं, तो ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती क्या? मैं कह रहा हूं सर ये भी हमने सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में पढ़ा है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन। वही बात यहाँ पर हाइपरबोला में, क्योंकि अब हाइपरबोला में हम ये फाइनल टाइम पढ़ रहे हैं, तो मेरी उम्मीद है कि इस बार अब आप ये बात याद रख लेंगे, इस बार अब आप ये बात गांठ बांध कर रख लेंगे कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कोई इक्वेशन पूछे तो वो t स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 से दी जाती है। ये प्रूफ हम ऑलरेडी कई दफ़ा देख चुके हैं, तो इस बार सीधे कंक्लूजन पर बात करेंगे। कंक्लूजन पर बात करने से पहले अगर मैं आपसे बात करूं सीधी सीधी, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, जैसे कि आपका ये हाइपरबोला है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस हाइपरबोला में अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक पॉइंट है कोई एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल मतलब आप समझते हैं ना कि वहां से मैं क्या ड्रॉ कर पा रहा हूं, वहां से मैं इसकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहा हूं, है ना, तो एक टेंजेंट मान लो ये रही और एक टेंजेंट ये रही, तो क्या इन दोनों टेंजेंट्स की एक कंबाइंड इक्वेशन लिखी जा सकती है? जैसे अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ P, इसे मैं कहूँ Q और इस पॉइंट को अगर मैं कहूँ R, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं कौन कौन सी, PQ एंड PR, क्या इन दोनों टेंजेंट्स की एक कंबाइंड इक्वेशन लिखी जा सकती है? मेरा यकीन करिए बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। और इसका तरीका फिर वही बात, अगर मैं आपसे ना सिर्फ पूछूं किसमें, सर्कल, बल्कि पैराबोला, ना सिर्फ ये दोनों बल्कि एलिप्स और क्या, हाइपरबोला, इन तीनों ही कर्व्स में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे लिखेंगे SS1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जो दोनों टेंजेंट्स आप एक्सटर्नल पॉइंट से इस कर्व पर ड्रॉ कर रहे हैं, उन दोनों टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय SS1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। इसमें सर S1 और t स्क्वायर और S क्या है, आप याद रखिए, ये बात मैं फाइनल टाइम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका S है, तो S क्या होगा, S होगा, अगर इस 1 को यहाँ शिफ्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड, है ना, अगर इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लें तो ये हो जाता है आपका S। तो S1 क्या होगा सर, S1 होगा, आप ये पॉइंट, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से आप ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं वो पास कर दीजिए, तो वो हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1। ये S और S1 है, तो t क्या होगा, आई थिंक अब मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि t क्या होगा भाई। सर t होगा, x को रिप्लेस करिए x1, y को रिप्लेस करिए y1, और ये होता है आपका t। और इन केस अगर आपसे पूछा जा रहा है t स्क्वायर, तो आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इन दोनों के प्रोडक्ट, है ना, आप क्या करेंगे, SS1 यानी इन दोनों के प्रोडक्ट को इस t स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, तो जो इक्वेशन ये बनकर आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स एक क्वाड्रेटिक होगी, पावर 2 में होगी, क्यों, क्योंकि ये दो लाइंस की इक्वेशन है, दो लाइंस यानी दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और अगर ऐसा है तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपकी PQ और PR दोनों की एक कंबाइंड इक्वेशन होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
ये बात हमने आई होप यू रिमेंबर सर्कल, एलिप्स और पैराबोला में भी की है, तो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करिए कि ये एक फाइनल रिविजन है आपका इन चारों चैप्टर्स का। याद रहेगी ये बात। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन और इसके थ्रू लेंगे एक बेहतरीन सी क्लैरिटी ये तीनों बातों पर जो हमने पढ़ी हैं। तीनों बातें अगर क्विकली याद कर ली जाएं, रिकॉल कर ली जाएं, तो पहली बात, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं आप। उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस ढूंढना आसान है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अब आप x1 y1 पास कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगी और आप उन टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की हैं, ये जहां कनेक्ट करती हैं उस कॉन्टैक्ट को, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं मिलाऊं तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लिखने का तरीका है उस एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 के रिस्पेक्ट में इस कर्व की, जैसे अभी फिलहाल है हाइपरबोला का, आप t इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए, आपको उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो क्या बहुत मेहनत विशेष करने की आवश्यकता है? नहीं, आप S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अप्लाई करिए, ये भी हो जाएगा। इन तीनों बातों को बॉइल डाउन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते जाइए, सीधे सीधे बातें लिखी हुई हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4,3। ठीक है सर, टू द पैराबोला दिस। अब आप एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता? इस क्वेश्चन में से कौन सी बात है जो आपने नहीं सीखी? मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसान सा काम है। सर जब वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो तो मैं निकाल लूंगा, और जब ये एंगल कोई ढूंढने को कहेगा तो सर ये तो हमने पढ़ा है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की कोई बात करे और अगर उनको एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाए और उनके बीच अगर एंगल ढूंढने को कहा जाए तो सर वो आसानी से निकाला जा सकता है। इस तक हम आएंगे, पर पहले क्या मैं वो इक्वेशन फिगर आउट करूं? तो सर आप देखो, आपका पॉइंट क्या है 4,3 और आपका कर्व क्या है? एक हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब s क्या होगा? कुछ कहने की जरूरत है? सर s होगा यही कर्व, यानी x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1, ये रहा आपका s। फिर क्या? फिर आप ले लीजिए S1 यानी इस कर्व में आप वो पास कर दीजिए। तो ध्यान से देखो भाई, 4 स्क्वायर अपॉन 16 यानी 1, 3 स्क्वायर अपॉन 9 यानी क्या? यानी कि मुझे गड़बड़ ये लग रही है। बहुत बढ़िया, इसने एक बहुत अच्छा काम आपसे करवाया है। वो ये करवाया है कि आपको ये जो 4,3 उसने पॉइंट दिया है, आप खुद सोच के देखो, 4 का स्क्वायर कितना? 16 अपॉन 16 1, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 9 अपॉन 9 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये क्या आया? -1। तो S1 की वैल्यू कितनी है? -1। इन केस इफ यू आर कंफ्यूज्ड, मैं लिख देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये लिखेंगे हम x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, है ना, और -1 तो आना तय है इसकी वजह से, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब t क्या होगा? देखो, 4 टाइम्स x अपॉन 16 माइनस 3 टाइम्स y अपॉन 9 माइनस 1। कोई आपत्ति हो तो बोलो। और इसका आप क्या लेते हैं सर? स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। मैं कह रहा हूँ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कोशिश की जा सकती है, गौर से सुनिएगा। 16 अपॉन 16, 9 अपॉन 9, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, तो ये बचा -1, है ना। तो यहाँ पे आपको महज एक -1 दिखाई देगा, ये पूरा पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो मैं इस पूरे पार्ट को हटा के क्या लिख देता हूँ? -1, जो कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस एक्सप्रेशन का मैं स्क्वायर करने चाह रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा, उस एक्सप्रेशन का जब आप स्क्वायर करेंगे, है ना, तो मैं इसका स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सर, 4 अपॉन 16 होगा 1/4 और 3 अपॉन 9 होगा 1/3, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4 और ये 3। आई थिंक कहानी सॉर्टेड सी है। एक छोटा सा काम अगर आपकी बात बन जाए तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहीं LCM लेकर उसे सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो क्या लाइफ में थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस मुझे दिखेंगे? जैसा आपको ठीक लगे, बाद में जाकर भी करना ही है तो अभी कर लेते हैं। गौर से सुनिए, मैं जो छोटा सा काम आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कि देखो,
एक्स वाई और 1 ये जो है इनका स्क्वायर हम लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर मैं सीधा सीधा से काम करूँ कि एलसीएम अगर ले लूँ 12, है ना, मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ बस 12, गौर से सुनिएगा, 4 का 12 कितना 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 का 12 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा -4y, और 1 का 12 टाइम्स, तो ये हो जाता है -12 का क्या भाई स्क्वायर। ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है। आई होप इस बात से तो आप सब सहमत हैं। अब क्या, अब एक छोटा सा काम, इस पार्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इस पार्ट को आई कीप एज इट इज, मैं थोड़ा इस पार्ट के सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहा हूँ। 12 का स्क्वायर 144 यहाँ ले आएंगे, जो भी एडजस्टमेंट करने होंगे कर देंगे। आप देख ही पा रहे होंगे 16 और 9 में बहुत अच्छे से वो एडजस्ट होगा। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ 3x - 4y - 12 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, हम लिखना चाह रहे हैं 3x - 4y - 12 का होल स्क्वायर, है ना। ज़रा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाकी चीज़ें लिखेंगे। तो 3x का स्क्वायर कितना सर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, -12 का स्क्वायर प्लस 144, है ना। अब सुनते जाइए, प्लस 2ab, 3 इंटू -4 कितना -12, है ना, -12 इंटू 2 -24xy। अब -4y इंटू -12, 12 का 4 होता है 48 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 48 का डबल आई थिंक 96, तो ये हो जाएगा प्लस 96y। अब एक छोटा सा काम और, दिस इंटू दिस, सो 12 का 3 36, नेगेटिव 36, 36 का डबल 72, तो ये हो जाने वाला है -72 कितना x। ये बात आपको समझ आई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। b और c उनके सिग्नेचर के साथ मैंने लिखा, जैसी वो वैल्यू आई हमने लिखी। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या है सर, 12 स्क्वायर इधर आया, यानी कितना हो 144, ये कितना हो 144। अब 144 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक छोटी सी बात का जवाब दो, सिंपल सी बात का जवाब देना। आप ऐसे करके देखो, इन तीनों का एलसीएम निकाल के इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, आपको दिख जाएगा 16 और 9। आप ध्यान से देखो, 16 का 9 टाइम्स होता है 144। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ पर अगर मैंने एलसीएम लिया होता तो वो कितना होता 144, 16 का 9 टाइम्स होता है तो ये होता -9x स्क्वायर, ये हो जाता +16y स्क्वायर, और ये कितना हो जाता +144, और ये जो 12 का स्क्वायर 144 यहाँ आता तो ये 144 कुछ ऐसा दिखता, और उससे ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाता। तो फाइनली जो आपकी टर्म बचती वो क्या बचती, -9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, है ना। तो जो एक्सप्रेशन में एक और टर्म जो बचती वो क्या बचती, -9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और क्या भाई प्लस 144, है ना। क्या ये बात आप सभी को समझ आई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है जो अभी हमने किया। अब बस महज मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है और मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस मिलेंगी, लेकिन उसमें हमें एंगल भी ढूंढना है, ढूंढ लेंगे सर। पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना ले, फिर आगे की बात करेंगे। गौर से देखो भाई, 9x स्क्वायर 9, तो 9 इधर आया तो कितना सर, ये हो जाता है 18x स्क्वायर। और सुनिए ध्यान से सर, देखो इस 16y स्क्वायर से 16y स्क्वायर कैंसिल, इवन ये 144 से ये 144 कैंसिल, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है। अब क्या, अब बाकी चीज़ें लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है -24xy, है ना। हम इसे और इसे कंसिडर कर ही चुके हैं, ये भी कंसिडर हुआ, प्लस पहले मैं लिख लेता हूँ -72x प्लस 96y। एक छोटा सा मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता था? गुंजाइश है सर, ध्यान से देखो भाई, गुंजाइश ये है, ध्यान से देखो, 9x स्क्वायर -12xy, 72 का हाफ 36 और 96 का हाफ 48। अब क्या आप इसे देखकर अपना वो रिजेम्बलेंस लगा पा रहे हैं जो हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा है? और हम फॉर्मूला भी बड़े अच्छे से जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने भूले नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला बन रहा है जिसे आप अच्छे से फिगर आउट कर पा रहे होंगे। इवन मैं एक छोटा सा काम और देख पा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या, ध्यान से सुनिए कि सर देखो आपको ना अभी इसमें 3 से भी कैंसिल हो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि टेक्निकली ये 3 भी मुझे दिख ही रहा है ना, क्योंकि 3 3 3 तो बात बन सकती है। तो एक और छोटा सा काम करते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखना,
3x² है ना माइनस 12xy, आई एम रियली सॉरी, 3 का 12 कितना होता है 4 टाइम्स, 4xy, 3 का 36 12 टाइम्स, तो दिस इज माइनस 12x, 3 का 48, आई थिंक क्लियर सी बात है 1, और ये कितना 16 का ट्रिपल होता है राइट, तो ये हो जाता है 16y इज इक्वल टू 0। एक छोटा सा काम आप और करिए, इसे अगर मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ax² प्लस by² प्लस 2hxy है ना प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करें तो अब आप पाएंगे कि हाँ सर, अब तो बात हम आराम से बना सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच का एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर h² माइनस ab अपॉन मॉड ओवर a प्लस b। आई होप आप ये बात भूले नहीं हैं, ये बात आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से भूले नहीं हैं, है ना। तो थीटा विल बी व्हाट, tan इनवर्स 2 है ही h² माइनस ab। अब h कितना है ध्यान से देखो, अगर आप कंपेयर करें तो 2h माइनस 4 है, तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा -2। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अगर 2h माइनस 4 है तो h होगा -2। a कितना है सर, a है आपका 3 और b कितना हो जा रहा है सर, b है आपका, क्लियर सी बात है 0। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, कोई आपत्ति या कोई परेशानी? अब h, a और b पता चल गए हैं, तो क्या मैं यहाँ पर रख कर फाइनली चीज़ें निकाल सकता हूँ? तो tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट ओवर h² कितना, -2 का स्क्वायर 4 है ना, माइनस ab। आप देख पा रहे हो ab यानी 3 इंटू 0 डज नॉट मैटर, तो आप अगर लिखना चाहो तो 0 लिख दो, डिवाइडेड बाय मॉड ओवर a प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 0। बस मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और ये फॉर्मूला आपको रिकलेक्ट हो जाए कि हमने एक फॉर्मूला सीखा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में अगर मुझे उनके बीच का एंगल्स निकालना है तो हम ये यूज़ करके उनके बीच का एंगल्स निकालते हैं। अब क्या, ध्यान से देखो, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 इंटू 2 4 है ना, और अपॉन में क्या 3। तो टेक्निकली जो आपसे एंगल पूछा जा रहा था इन दोनों लाइंस के बीच वो होगा tan इनवर्स 4/3, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं और क्या हमारे लिए विकल्प मौजूद है इस क्वेश्चन में। देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, D टू द हाइपरबोला मेक एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द एक्स एक्सिस। क्या एक बात से आप सहमत हो कि अगर इस हाइपरबोला की जो आपने टेंजेंट्स बनाई हैं वो टेंजेंट्स अगर अल्फा और बीटा एंगल बना रही हैं एक्स एक्सिस से, तो उन टेंजेंट्स की स्लोप जो हम m1 और m2 कहते हैं, क्या मैं उन्हें m1 को tan अल्फा और m2 को tan बीटा कह दूं? ये बात आपके ना दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तभी ये बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, है ना। मतलब ये मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, पर ये बातें आपको दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए जब आप ये लाइन पढ़ते हो, है ना। ये लाइन, ये काफ़ी काम की लाइन है। जब आपसे कोई ये बात कहे तो स्ट्राइक होना चाहिए। अच्छा, उसने एक और बात कही, tan अल्फा tan बीटा 1 है, मतलब दिमाग में मेरे एक और बात आ जाती है कि ये तो 1 है ना। तो c² माइनस d² की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, बहस एक छोटी सी बात का जवाब दो। फिर वही बात, इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन होती क्या है? सर मेरे अकॉर्डिंग इस हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर, है ना, a² m² माइनस b²। सही बात है। थोड़ा इसे इधर शिफ्ट करते हैं, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y माइनस mx इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a² m² माइनस b²। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं दोनों तरफ स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड जब स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर ऑफ y माइनस mx, और जब यहाँ स्क्वायर किया तो प्लस माइनस और अंडर रूट हट जाना है, तो बचेगा क्या सर, बचेगा बस ये अंदर वाला पार्ट जो कि है a² m² माइनस b²। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इस वाले पार्ट में अगर हम करें तो देखो क्या दिखेगा। अच्छा, एक और बात, छोटी सी बात है ना, हमने किस पॉइंट से ड्रॉ किया है? हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की है पॉइंट C, D से। तो शैलाई से ये अगर टेंजेंट की इक्वेशन है जो आपने C, D से ड्रॉ की है, तो y और x की जगह मैं C और D रिप्लेस करूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो y और x की जगह मैं D और C, है ना, क्योंकि C, D, तो D
माइनस एम सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई आपत्ति है तो बोलो। अच्छा, इस पार्ट का स्क्वायर क्या होगा सर? वो होगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cdm, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा री एडजस्ट करते हैं, थोड़ा फिर से री राइट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। गौर से सुनिएगा। एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसे मैं उठा के इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आपका कॉमन क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। सही बात है। फिर क्या बच रहा है सर? फिर बच रहा है माइनस 2cd और क्या m। बिल्कुल सही बात है। अब क्या बच रहा है? देखो यहाँ पे एक जो कांस्टेंट टर्म बच रही है वो है डी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इधर आता है तो हो जाता है प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये एक क्वाड्रेटिक है m में, क्योंकि c b d आपके a ये सब तो हमारी नोन वैल्यूज हैं, मतलब कुछ कांस्टेंट्स हैं। तो अभी जो अननोन है वो है m, यानी m क्या हुआ? एक क्वाड्रेटिक है जिसमें वेरिएबल कौन है? m। और इसमें अगर मैं m इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पूछूं तो हम जानते हैं m1 और m2 आएंगे। और अब अगर मैं m1 और m2 की बात करूं तो गौर से सुनो, मैं कुछ जानता हूं क्या? हाँ सर मैं जानता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ द रूट्स, तो m1 और m2 हमारे लिए क्या है सर? tan अल्फा प्लस tan बीटा। लेकिन m1 प्लस m2 जो है tan अल्फा प्लस tan बीटा, वो क्या मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक को देखकर कुछ और लिख सकता हूँ? अब देखो ना, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस ऑफ 2cdm अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। सो माइनस ऑफ माइनस 2cd, है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2cd, है ना। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में हम लिखेंगे यहाँ पर कितना? 2cd माइनस बी अपॉन ए। और a कितना है जनाब? सर a है आपका, आई होप आप देख पा रहे हो, a की जो वैल्यू है वो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछूं आपसे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या? m1 m2। आई होप ये तो आप जानते हो। अगर एक क्वाड्रेटिक है आपकी क्या, चलो वो पार्ट में नहीं लिख रहा, आप जानते हो, मतलब मैं लिखने की जरूरत नहीं है। तो m1 m2 जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो आपके लिए क्या होगा सर? वो होगा tan अल्फा tan बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ध्यान से देखिए क्या निकल कर आ रहा है सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आता है c अपॉन ए। यहाँ पर c क्या है? बी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में कितना? अपॉन में आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब उन्होंने आपको एक हिंट दी थी, हिंट में ये कहा था कि इसमें जो tan अल्फा डॉट tan बीटा है उसकी वैल्यू है 1। tan अल्फा डॉट tan बीटा है उसकी वैल्यू है 1। अगर उसकी वैल्यू है 1 तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1, मतलब ये ऐसा कुछ उसने 1 कहा था। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसे थोड़ा रीराइट अगर मैं करूं तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक क्रूशियल सा रिजल्ट मुझे मिला, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मुझे मिला। अब पूछ क्या रहा है उस पर बात करते हैं। वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आई थिंक सर सम ऑफ द रूट्स तक तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपने इस तरीके से ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूछ रहे हैं ना, नहीं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जब आप सीधी सी बात है, डी को वहाँ लेकर जाएं और ए को यहाँ लेकर आए तो आपको क्या मिलेगा सर? ए स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर उधर गया तो कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सी और डी में ये रिलेशन होगा, सी और डी में ये रिलेशन होगा कि वो किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्या ये बात आपको समझ आई? कंडीशन बस इतनी सी है कि जो आपने वो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी उनमें अगर उनकी इंक्लिनेशन यानी tan अल्फा और tan बीटा उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर मैं रखता हूँ 1, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जिस पॉइंट से आपने वो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं किसी भी हाइपरबोला में, तो उन पॉइंट्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस इसके ये जो a और b हैं इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। आई होप ये बात अंडरस्टैंडेबल है। कोई बहुत मुश्किल, कोई बहुत टफ, कोई बहुत विशेष बात ये नहीं है। ये आप जानते हैं मेरे ख्याल से। हम सिंगेज मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक चल रही है ना,
इसके थ्रू आपको तैयार कर रहे हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए। मतलब 11th एंड 12th दोनों का मैथमेटिक्स पूरा कवर करते हुए आपकी ये दोनों एग्जाम्स की एक प्रॉपर तैयारी आपकी हो रही है IIT JEE मेंस, जिसे आप कह लें, और क्या, JEE एडवांस। और मेरा ये मानना है कि आप ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हम बहुत प्रॉपरली ये कर रहे हैं। सर क्या प्रूफ, क्या साक्ष्य है आपके सामने कि ये प्रूफ हम बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं पूरी तैयारी? क्योंकि सिंगेज मैथमेटिक्स बुक में जो इन्होंने आपके पूरे 11th 12th के पूरे सिलेबस को, जो कि इस लेवल तक आपको लेके जाती है, 5 किताबों के थ्रू कवर किया। ये 5 किताबें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, फिर हम आते हैं कैलकुलस पर, फिर आपकी आती है वेक्टर्स इन 3D, है ना, फिर आपकी आती है अलजेब्रा, और फिर आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। हम इस तरीके से हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के, हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। उन कंसेप्ट्स को कर लेने के बाद उसके एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हम एक्सरसाइजेस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, हर कैटेगरी का क्वेश्चन। और कहानी निकल कर जाती है कहाँ पर? IIT JEE एडवांस्ड मेंस के बियॉन्ड भी JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। मतलब इतनी कॉम्प्रहेंसिव, डिटेल्ड, मजबूत तैयारी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप आप जानते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न हो, आपको कभी कोई परेशानी हो, तो कमेंट में लिखो, हम रिवर्ट करेंगे। चीज़ें बिल्कुल स्मूथ सी हैं, चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड सी हैं। ये बात आपको पता है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ क्लिक करना होगा। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, कोई और परेशानी तो नहीं है। विद दैट टेंजेंट का डिस्कशन ही कंटिन्यू करते हुए और बात आगे बढ़ाएंगे हाइपरबोला में, फिर कोऑर्डिनेट खत्म करके कैलकुलस, जहाँ पे सेट्स, रिलेशन और फंक्शन से एक नई कहानी शुरू करेंगे। पर अभी पहले हाइपरबोला पूरा प्रॉपर्ली कवर होगा, फिर हम एक्सरसाइजेस के हर वैरायटी के क्वेश्चंस, और फिर JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। इस तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।